हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, क्लास 9th की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है साउंड और साउंड वेव हम पढ़ रहे थे। और कल हमने बेटा आप लोग को जो टॉपिक कराया था वो था पिच। इसके पहले मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया था, फ्रिक्वेंसी समझा दी, और मैंने बताया था हाई पिच जो पिच होती है इट इज़ द श्रिलनेस और एक्यूटनेस ऑफ साउंड, और पिच जो होती है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पिच में भी आर टू टाइप, हाई पिच और लो पिच। हायर पिच जो होती है बेटा उनकी आवाज़ थोड़ी सी श्रिल होती है, और जो लो पिच होती है बेटा उसकी आवाज़ थोड़ा सा रॉ टाइप होती है, मतलब कि मोटी सी आवाज़ होती है ना। अब आइए बात करते हैं बच्चों वेवलेंथ की। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वेवलेंथ। तो देखते हैं वेवलेंथ क्या होती है बच्चों। सो वेवलेंथ मीनिंग क्या है बेटा, पहले ये समझो। अगर आप वर्ड वेवलेंथ को देखो तो वर्ड वेवलेंथ क्या रेफर करता है? वेवलेंथ बेटा, वेव लेंथ रेफर करता है लेंथ ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव। मतलब बेटा जैसे मान लो, आपको इसको समझने के लिए, ये आपके पास में बेटा स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग से बेटा आपने यदि ये वेव जा रही है, इस स्ट्रिंग से अगर आपने इसको बीट किया है, इस स्ट्रिंग को आपने जर्क दिया है, और ये वेव इस स्ट्रिंग में, इस धागे में स्टैब्लिश हो चुकी है, बन चुकी है, तो इस तरीके से ये वेव जो है मूव कर रही है। अब आप देखिए, ये जो वेव का पहला साइकिल है या फर्स्ट वाइब्रेशन है, ये कितनी लंबाई का है। तो आप देख सकते हैं कि इस वेव का फर्स्ट वाइब्रेशन यहां से शुरू हो करके यहां पर फिनिश हो रहा है। बेटा ये फर्स्ट वाइब्रेशन की जो लेंथ होती है, फर्स्ट वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेव जितनी दूरी तक चलती है बेटा, उसको हम बोलते हैं वन वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक की दूरी जो है, दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। अब बेटा आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां से लेके चाहे यहां तक की दूरी, या पॉइंट ए से लेके चाहे पॉइंट बी तक की दूरी फाइंड कर लो, या आप ये कह सकते हो कि आप क्रस्ट से क्रस्ट की डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो भी ये वन वेवलेंथ है। या आप कहें तो ट्रफ से लेके ट्रफ के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लें, ये भी क्या है? वन वेवलेंथ। क्योंकि इतने में एक वेव कंप्लीट हो रही है और दूसरी वेव उसके बाद में शुरू हो रही है, इतनी ही लेंथ में, राइट। सो ये जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं क्या कहलाती हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस लेंथ ऑफ अ वेव। तो वेव के एक, मतलब किसी पार्टिकल के एक वाइब्रेशन में जो वेव जितना चलती है, सो डेफिनेशन देखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। बेटा दो लगातार क्रस्ट, सो दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज अनदर वन क्रेस्ट। सो बेटा दो लगातार क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। ओके, तो इसको बोलते हैं वेव की लंबाई, क्रस्ट से लेकर के क्रस्ट तक की दूरी, राइट। और यू कैन से ट्रफ से लेकर के ट्रफ तक की दूरी, और यू कैन से लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव। वन में मतलब अपने शुरुआत से लेकर के अपने एक साइकिल के एंड तक की जो लेंथ होती है वेव की, वो सब वन वेव लेंथ होती है। तो चाहे आप इसको कैसे भी मेजर कर सकते हो, है ना। और अगर बात करोगे बच्चों लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन। देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये वाली देखिए, देखो ये एक कंप्रेशन है बेटा, और अगला कंप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वेव की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ, कंप्रेशन से कंप्रेशन। और यू कैन से रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन, बेटा ये भी क्या है आपका? वन वेवलेंथ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर? तो ये वेवलेंथ की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। वंस अगेन आई रीड, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से शो करते हैं, तो लैम्डा। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी एसआई यूनिट वैसे मीटर होती है, मगर प्रैक्टिकल यूनिट बेटा वेवलेंथ की एंगस्ट्राम होती है ना। वैसे एसआई यूनिट आप बोलेंगे तो क्या होगी बेटा? मीटर, क्योंकि लेंथ एक लंबाई है, सो इसको मीटर में मेजर किया जाता है। अब बच्चों समझिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीज बेटा। आपने घर में अगर म्यूजिक बजाया हो, तो म्यूजिक बजाते हैं, और आप म्यूजिक बजाने के साथ साथ ही आप कहते हैं कि यार साउंड थोड़ा और बढ़ा दो, है ना। और जैसे ही आप साउंड और बढ़ाते हैं, ये देखे होंगे
ये बॉक्स जो होता है और जोरों से वाइब्रेट होने लगता है, ये जो बॉक्स होता है और जोरों से वाइब्रेट होने लगता है, राइट। तो बेटा आप देखिए पहले आपका म्यूजिक कम एम्पलीट्यूड पे बज रहा था, तो इस तरीके से वेव्स मान लो यहाँ पे जा रही थी। ओके, दिस इज लो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जो होता है वेव का जो डिस्प्लेसमेंट करता है अधिकतम, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बेटा ये जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। ये मीन पोजीशन है बेटा, पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन है, उससे ये इतना ऊपर तक कूद रहा है। अब आपने यदि एम्पलीट्यूड और बढ़ा दिया, आपने साउंड का लेवल और बढ़ा दिया, तो अब देखिए जो आपके ये जो कहलाते हैं ना बेटा, इनको रिपल्स बोलते हैं या इनको क्या बोलते हैं, इनको इम्पल्सेस बोलते हैं। तो अब आपके जो नए छल्ले बनेंगे वो ऐसे बनेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास में बैठा हूँ, मैं 2 बार बोल रहा हूँ, एक बार हेलो बोलूंगा मैं लो एम्पलीट्यूड में, और एक बार मैं हेलो बोलूंगा हाई एम्पलीट्यूड में। हेलो, फिर हेलो, है ना। तो देखिए एक में मैंने साउंड जो है एम्पलीट्यूड मेरा कम था हेलो का, और दूसरे हेलो पे जो मैंने बोला हेलो, इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो गया, काफी बढ़ गया है। सो बेटा एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से ना ताकत बढ़ जाती है ना, ताकत क्या होती है, बढ़ जाती है, सिग्नल की ताकत बढ़ जाती है। तो बेटा इसीलिए जब सिग्नल लॉस होने लगता है, जब कमजोर होने लगता है, तो आपने सुना होगा क्या लगाया जाता है, एम्पलीफायर। क्या लगाया जाता है, एम्पलीफायर, राइट। बेटा जो लाउड स्पीकर होता है ना, तो वो एक एम्पलीफायर होता है। आप अपनी आवाज बहुत कम लोगों को सुना पाएंगे, बट लाउड स्पीकर लगाने से क्या हो जाता है, साउंड एम्पलीफाई हो जाता है। तो लाउड स्पीकर इज अ एम्पलीफायर। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड बेटा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, है ना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मूव बाय ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब बेटा अपनी जो उसकी सिंपल स्टेट हुआ करती, जैसे ये रस्सी है बेटा, ये रस्सी है, आप इसको एक बार छोटे से बच्चे से बोलो जा बेटा इसको एक काम कर, इसको रस्सी को ना खींच के जोर से आके भगेगा, तो वो रस्सी को बेटा खींच के जोर से भगेगा, तो उसका छोटी छोटी वेव क्रिएट होंगी, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, तो उसका बेटा इस तरीके का वेव क्रिएट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा ये। तो आप देखो इसका एम्पलीट्यूड आपको बिल्कुल नन्हा सा मिल रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा एम्पलीट्यूड इसका मिल रहा है। इसको मान लो बेटा 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का, मतलब वेव जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, ठीक है ना। फिर आपने क्या कहा, एक बड़े से बच्चे को बोला कि जाओ बेटा इसको खींच करके आओ, है ना, और इसको देखते हैं। तो वो गया और जी भर से उसने बहुत जोर से खींचा, और फिर उसके बाद जैसे ही उसने छोड़ा, तो बेटा ये देखो बहुत बड़े बड़े रिपल्स बनने शुरू हो गए, है ना, बहुत बड़े बड़े इस तरीके से इम्पल्स बनने शुरू हो गए। सो बेटा ये जो है, ये देखा आपने, अभी एम्पलीट्यूड कितने सेंटीमीटर हो गया, सपोज 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये कहला, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ से, इधर से, जहां पे इसकी नेचुरल कंडीशन थी। नेचुरल कंडीशन को बेटा बोलते हैं फिजिक्स में मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, मतलब जहां पर थे और कहां तक आ गए अधिकतम, तो अधिकतम हम यहां तक आ गए। तो इस यहां तक के डिस्टेंस को बेटा बोलते हैं क्या, यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट, एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। आप जितना ज्यादा वॉल्यूम ओपन करेंगे साउंड वेव का, उतना ज्यादा पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे और आपकी आवाज उतनी दूर तक जाएगी, राइट। जब आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं लाउड स्पीकर का, तो आवाज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। पहले आपका जो भजन थोड़े थोड़े एयर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा था, अब बहुत हैवी हैवी डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट। तो आवाज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। बेटा एम्पलीट्यूड दोनों तरफ ही होता है बेटा, जब ये जर्क वेव यहां गई है तो देखो नीचे भी आई है, तो नीचे भी बेटा सेम लेवल का एम्पलीट्यूड होगा। तो ऊपर अगर 10 सेंटीमीटर, तो नीचे भी 10 सेंटीमीटर। आपने रस्सी पकड़ के खींची होगी, देखा भी होगा आपने कि ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, राइट। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड क्रस्ट और ट्रफ। हाँ, रट्टा वाली डेफिनेशन बेटा, कोई बोले सर रट्टा वाली डेफिनेशन बताओ, तो बेटा ये मीन पोजीशन और क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी, ये बेटा ये देखो ये क्रस्ट है और ये क्या है,
ट्रफ है और ये मीन पोजीशन है। तो देखो इससे लेके इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। तो चाहे क्रस्ट की निकाल लो चाहे ट्रफ की निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, राइट। सो मीन पोजीशन से लेकर के क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी। अच्छा यहाँ पर आपको डायग्राम में बेटा दो वेव्स दिखाई दे रही हैं, रेड वाली और ब्लू वाली। अब ध्यान से देखो दोनों वेव जो हैं सेम फ्रिक्वेंसी पे गाना चल रहा है, मतलब गाना एक ही है बेटा, मगर एक का साउंड कम है एक का साउंड तेज है। देखो गाना एक ही है ना, गाना एक ही है, एक ही सॉन्ग बज रहा है, पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज। ये बज गया भाई गाना। अब देखो बेटा ये ब्लू वाला गाना बजेगा, ये भी बेटा वही गाना है, क्योंकि गाने की फ्रिक्वेंसी नहीं बदली है, समझ गए ना। गाने की फ्रिक्वेंसी सेम है, देखो वहीं पर स्टार्ट हो रहा है और वहीं पर रुक भी रहा है, बट इस गाने का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। तो ये कैसे बजेगा, पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज। समझ में आ गया। तो गाना तेज हो गया, मतलब इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई है, ये एम्पलीट्यूड हाई है और ये एम्पलीट्यूड लो है, समझ गए। अब आप कहोगे सर एक बार फ्रिक्वेंसी बदल के गाना सुना दो ना, तो चलो फ्रिक्वेंसी बदल के गाना सुना देते हैं। चलो फ्रिक्वेंसी तेज कर देते हैं, मतलब टाइम पीरियड कम। क्यों, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता 1 अपॉन टाइम पीरियड, देखना मजे से। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। तो अगर आप टाइम पीरियड कम करोगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी तक इस वेव का देखो टाइम पीरियड कितना है, शुरू खत्म, मतलब इसका एक चक्कर यहां तक खत्म हो रहा है ना, इतने तक एक चक्कर देखिए यहां से यहां तक खत्म हो रहा है। अब मैं इसका एक चक्कर जल्दी खत्म कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहां इसका एक चक्कर है, अब मैं इसमें इस वेव के दो चक्कर कर देता हूं, मतलब फ्रिक्वेंसी डबल कर देता हूं, फ्रिक्वेंसी क्या कर देता हूं, डबल। ये एक खत्म और ये दो खत्म, समझ गए। अब देखिए भाई क्या होने वाला है, आप जब अपने मोबाइल में जब गाना सुनते हैं या जब आपके व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है बेटा, तो वहां पर लिखा रहता है 1x, इधर लिखा रहता है 2x, इधर क्या लिखा रहता है 3x, राइट। मतलब 2 टाइम्स जब आप उसकी फ्रिक्वेंसी कर देते हैं मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज की, तो अब ये गाना कैसे बजेगा, पुष्पा 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 पुष्पा। समझ में, अब गा भी नहीं पा रहा हूं मैं, डबल फ्रिक्वेंसी हो गई है, समझ में आ गया, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया, समझ गए ना। जो पुष्पा पुष्पा के बीच का गैप था वो जस्ट आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा फ्रिक्वेंसी डबल हो गई, फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, डबल, और टाइम पीरियड आधा हो गया, देख लो। अगर मान लो बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड था, कितना था, 2 सेकंड, अब यहाँ पर टाइम पीरियड हो गया है 1 सेकंड, क्योंकि इसका एक वेव आधा समय ले रही है। सो दिस सेट टू बी 1 सेकंड। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया, एक बार इसमें देख लीजिए आप लोग क्लियरली। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए बेटा ये ले रहा था, एक वेव था 2 सेकंड का, हाँ इसका टाइम पीरियड कितना था बेटा, 2 सेकंड, बिकॉज वन टाइम पीरियड वन वेव को ट्रेवल करने में, वन ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा था, 2 सेकंड। देखना बेटा, हम जो वेव 2 सेकंड है, तो बेटा यहाँ पर आधा कितना होगा, 1 सेकंड, है ना, आधा कितना होगा, 1 सेकंड। अब मैं नई वेव बना रहा हूँ बेटा रेड कलर की, देखना उसमें क्या हो गया है। तो जो नई वेव आई है बेटा रेड कलर की, थोड़ा सा ज्यादा एम्पलीट्यूड ले लूं या कम एम्पलीट्यूड ले लूं, क्योंकि ऊपर ना हो जाए, या बराबर भी लेना चाहूं तो बराबर भी ले सकता हूं, देखना देखना बराबर ही ले लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर भी लेना चाहूं तो बराबर भी ले सकता हूं, ये देखिए क्या हाल होंगे। हाँ अब आया आपको समझ में, ये देखिए, अब ये देखिए 1 सेकेंड है बेटा, जो पुरानी वाली वेव थी ब्लू वाली, उसका टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड, कितना था, और नई वाली वेव का टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड। तो बताओ कौन सी वाली फ्रिक्वेंसी तेज है, पहली वाली की दूसरी वाली, रेड वाली जो है उसका फ्रिक्वेंसी क्या है, डबल हो गई है, क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है, राइट। क्योंकि 1 सेकेंड वाली जो है अपना एक वाइब्रेशन जो है जल्दी कंप्लीट कर रही, 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है, क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए इसके अंदर जितने में ये एक वेव हो रही है, उसके अंदर इतने में दो वेव हो जाएंगी। बोलो हो गई कि नहीं हो गई, देख रहे हो कितनी वेव कंप्लीट हो गई हैं, एक की दो, रेड वाली दो हो गई, ध्यान से देख लो, और ब्लू वाली कितनी है, वन वेव। तो जितने में बेटा ब्लू वाली वन वेव हो रही है, तो बेटा जो ब्लू है, जितने में वन वेव हो रही है ब्लू वाली, जितने में ब्लू वाली वन वेव हो रही है, ब्लू वाली वन वेव हो रही है,
उतने में रेड वाली कितनी वेव हो रही है बेटा? 2 वेव। तो उतने में रेड वाली 2 वेव हो रही है। चलो डायग्राम बना। चलिए बच्चों अगला टॉपिक बात करते हैं स्पीड ऑफ अ साउंड। पहले आइए देखते हैं स्पीड ऑफ अ साउंड को समझते हैं। तो बच्चों आपने देखा अभी तक मैंने जितनी आपको वेव्स पढ़ाई उसमें आपने दो खास बात देख ली है। एक आपने देख ली है वेवलेंथ और एक देख लिया आपने टाइम पीरियड। आइए देखते हैं बेटा, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग यानी कि धागा, डोरी, कुछ भी कह लो। इसमें हमने बेटा यहां से एक वेव बनाई इसको प्लग करके, और वेव बनाई बेटा, तो ये वेव जो है यहां तक पहुंच गई। ओके, ये वेव यहां तक पहुंच गई। बेटा ये वन वेव है। इस वेव की जो लंबाई है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इस वेव की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक नॉर्मली या क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ आपने मेजर कर ली। दिस इज लैम्डा। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन वन टाइम पीरियड। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन वेव क्या होती है बेटा? लैम्डा। सो आप जानते हो डिस्टेंस बाई वेव, ट्रेवल्ड बाई वेव। बेटा जो डिस्टरबेंस ट्रेवल किया है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस डोरी में, क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा ही इसकी वेवलेंथ है और उतना ही डिस्टरबेंस ये ट्रेवल करेगा। बात होती है कि टाइम कितना यूज किया। टाइम यूज को एलैप्स्ड बोलते हैं। टाइम एलैप्स्ड। टाइम कितना यूज किया बेटा? एक वेव को ट्रेवल करने में लगे हुए टाइम को ही टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम पीरियड कॉल्ड कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? कैपिटल टी। नाउ स्पीड का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद है। स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा ये हम वेव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वेव की स्पीड या वेव की वेलोसिटी, बेटा बताइए यहां से यहां तक एक साइकिल के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? लैम्डा। टाइम कितना? टी। टी बन गया। तो बेटा फॉर्मूला हमारा वेव वेलोसिटी का बन चुका है लैम्डा बाई टी, लैम्डा अपॉन टी। तभी हमें याद आया कि वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू, स्मॉल v है बेटा, ये स्मॉल v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू, क्या मैं वन टी को 1/t लिख सकता हूं इस तरीके से? लैम्डा इंटू 1/t बिल्कुल लिख सकता हूं। तो v इक्वल्स टू लैम्डा एंड 1/t। मैंने आपको बताया था 1/t क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है 1/t? इसे f से भी डिनोट करते हैं बेटा। 1/t को फ्रीक्वेंसी f भी बोलते हैं, इसे n भी बोलते हैं और इसे न्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। तो बेटा फॉर्मूला न्यू भी नहीं, न्यू भी बोला हूं मैं, है ना? तो ओनली न्यू, एन भी, एन है ना, एन इंटू, इसको एन भी बोलते हैं, एफ भी बोलते हैं और न्यू भी बोलते हैं। सो क्या बन जाएगा? v इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई एफ लिख लो तो एफ लैम्डा बन जाएगा। अगर आप v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन लिख लो तो बेटा ये एन लैम्डा भी बोलते हैं, इसको एफ लैम्डा भी बोलते हैं। और आप v इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई न्यू लिख लो तो इसे बेटा न्यू लैम्डा भी बोलते हैं। जरा संभल के चलना, क्योंकि v भी यही है और न्यू भी यही है और दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना? तो कई जगह आपको v इक्वल टू न्यू लैम्डा मिलेगा, कई जगह आपको v इक्वल टू एफ लैम्डा मिलेगा और कहीं जगह आपको v इक्वल टू एन लैम्डा मिलेगा। तो मैं तो कहूंगा आप एक कोई याद कर लो जो आपको अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है ना? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। और अगर टाइम पीरियड की बात हो तो वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम पीरियड। तो दो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये कहलाती है स्पीड ऑफ द वेव। चलिए फॉर्मूला नोट कर लें। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। सो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड की बात हमने बता दी, आपको फॉर्मूला बता दिया है। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? साउंड ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट स्पीड। बेटा साउंड जो होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया करता है, राइट? Sound travel different through different media with different speed. It depend on the properties of the medium, pressure, density and temperature. बेटा जो साउंड होता है ना, ये आपके मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। बेटा आपने देखा होगा मंदिर में जो घंटियां बनाई जाती हैं बेटा वो पीतल की बनाई जाती हैं, है ना? पीतल की बनाई जाती हैं। बेटा पीतल एक प्रकार का क्या होता है? एलॉय होता है। क्या होता है बेटा? एलॉय, है ना? तो इसको ब्रास बोलते हैं। और बेटा इसमें जो होता है कॉपर होता है और कुछ टिन भी मिला रहता है ना? कॉपर और टिन को मिला करके बेटा पीतल बनाया जाता है। ठीक है बेटा? तो ये इसलिए बनाया जाता है बेटा क्योंकि ये एक प्रकार का सोनोरस मटेरियल है। ठीक है ना? और साउंड जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये मटेरियल
साउंड को इजीली प्रोपोगेट करता है। कैसा प्रोपोगेट करता है? इजीली। लोहे की घंटी बेटा उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी अच्छी पीतल की घंटी बनेगी, या पीतल के घंटे घंटियां जो है बहुत अच्छे बनेंगे, लोहे के उतने अच्छे नहीं बनेंगे। और क्या, साउंड जो होता है, साउंड का जो स्पीड होती है बेटा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, नोट कर लो आप लोग। जो स्पीड होती है बेटा साउंड की, वो डिपेंड करती है मीडियम पे। सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। मीडियम का मतलब बेटा आप सॉलिड में दे रहे हो कि लिक्विड में दे रहे हो कि गैस में दे रहे हो, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। इसके बाद बेटा प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे। एंड इसके बाद बेटा डेंसिटी पे डिपेंड करता है प्रेशर के साथ साथ। एंड इसके बाद बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो साउंड बेटा इन चार बातों पे डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये बच्चों हमको ये सारे फैक्टर देखने हैं। तो सबसे पहले हम मीडियम की बात कर लेते हैं। अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से साउंड चलता है। तो मीडियम बेटा, जितना डेंस मीडियम होता जाएगा उतना ज्यादा साउंड की स्पीड बढ़ेगी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ साउंड का। साउंड की स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड, तो सीधे सीधे स्पीड लिखूंगा। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बेटा जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा साउंड आराम से फ्लो जाएगा, स्पीड से जाएगा, उतनी स्पीड साउंड की रहेगी। तो बेटा डेंसिटी के मामले में सबसे तगड़े कौन होते हैं? बेटा सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स में बेटा स्पीड सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद किस में होगी बेटा? लिक्विड में। और उसके बाद किस में होगी बेटा? गैस में। मतलब साउंड की स्पीड सबसे कम किस में होती है? गैस में। और सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा हुआ करती है। सॉलिड में डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, राइट। चलिए, तो सॉलिड दिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड देन इन गैसेस। ठीक है ना? देन स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम। बेटा ये आपको सर ने पढ़ा दिया है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अब आइए देखते हैं बेटा, हम स्पीड देख लेते हैं साउंड की। बेटा एयर में साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा एक्यूरेट स्पीड है एयर में, है ना। एयर एक्यूरेट स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पहले बेटा न्यूटन ने जो स्पीड निकाली थी, वो बेटा न्यूटन ने स्पीड निकाली थी कितनी? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। बेटा फिर एक बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लाप्लास। क्या नाम था? लाप्लास। प्लास लेके आ जा, लाप्लास, है ना। तो उन्होंने करेक्शन किया, इसमें इसमें करेक्शन किया। उन्होंने फिर से इसको पढ़ा, इसकी स्टडी करी, और उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा, 344 यानी 344 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? सो साउंड की स्पीड बेटा 344। अब आपको आपके क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा वो ले लेना। देन बेटा वाटर में देखो बेटा, पानी, पानी में साउंड की स्पीड 1530 मीटर पर सेकेंड। एंड आयरन में देखो बेटा कितनी ज्यादा है, ओ माय गॉड, 5130 मीटर पर सेकेंड। मतलब हिसाब लगा सकते हो, एक सेकंड में लगभग 5 किलोमीटर, 5130 मीटर, मतलब 5.130 किलोमीटर। यस और नो? बोलो यस की नो। सो 5.130 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा स्पीड है बेटा। मतलब अगर कोई ट्रेन है और रेलवे ट्रैक बेटा बेटा ज्वाइन है, तो 5 किलोमीटर पहले वो ट्रेन चल रही होगी, और आप यहाँ कान लगाओगे तो आपको सुनाई दे जाएगा 1 सेकंड बाद। 1 सेकंड, समझ में आया? 1 सेकंड बाद सुनाई देगा। और अगर 10 किलोमीटर पहले होगी तो आपको 2 सेकंड बाद सुनाई देगा कि यहाँ पर इसकी धड़धड़ की आवाज आ रही है, राइट। क्लियर हो गया? क्योंकि साउंड की स्पीड सॉलिड में क्या होती है? सबसे ज्यादा, है ना, लगभग 5 किलोमीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नाउ बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है? एज सेम बेटा लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड रिफ्लेक्ट होता है। सो साउंड के रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। फर्स्ट, द इंसिडेंट वेव। कौन सी वेव? साउंड वेव। द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। बेटा अगर आपको साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो आपने स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह में देखा होगा, बच्चे बढ़िया बढ़िया इसके मॉडल बना के लेके जाते हैं, है ना। और यहाँ पर एक बजर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक बाउंड्री लगा देते हैं, और इसके बाद में बेटा वो पाइप लगा करके यहाँ से बजर का साउंड भेजते हैं। और यहाँ पे एक मूवेबल पाइप होता है। मूवेबल क्या होता है?
पाइप। अब वो यहाँ से 45 डिग्री पर जब साउंड भेजते हैं तो जब इधर से इस पाइप को 45 पे लाते हैं तभी आपको वो साउंड क्लियरली सुनाई देता है। अगर वो इसको 60 डिग्री पे ले जाते हैं तो आपको बजर का साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देता। इस बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है आजकल साइंस प्रोजेक्ट में बच्चे जिसको बनाते हैं, है ना? प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाता है। तो यहाँ से बजर ले ली जाती है और इधर से एक पाइप लगा लिया जाता है बजर में, एक पाइप इधर से बजर, यहाँ पे बजर फिट कर दो खोखले पाइप के सामने, यहाँ पे स्केल लगा दीजिए, बीच में बाउंड्री बना दीजिए और फिर आप इसको पाइप को रोटेट करते जाओ अलग अलग एंगल पे और आप देखोगे जितना एंगल यहाँ है उतने एंगल पे आपको बजर बहुत क्लियरली सुनाई देगा। अदर एंगल पे आपको बजर सुनाई नहीं देगा। तो इससे पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एंड याद रखिएगा, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। किस पे होते हैं बेटा? एक ही प्लेन पे। इसी वजह से इसका जो डायग्राम होता है, जो पूरा मॉडल का सेटअप होता है, वो एक ही प्लेन पे या एक ही प्लेट पे बड़े आराम से बच्चे कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट साउंड की, इवेंट की बेटा, जिसको बात करते हैं इको। क्या बोलते हैं? इको। आपने अगर कभी कहीं पहाड़ी वाले क्षेत्र में गए हो बच्चों, जहां पहाड़ है, बड़ा सा ऑब्स्टेकल है ना, आपने यहाँ पे खड़े होकर के जोर से चिल्लाया, पिक्चरों में देखा होगा, है ना, पिक्चरों में आपने देखा होगा, धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी चिल्लाता है, अंजलि 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 अंजलि, है ना, यहाँ से वापस आती है आवाज अंजलि की, ठीक है ना, आवाज गूंजती है। आवाज क्या होती है? गूंजती है। बेटा इस गूंजने को ही इको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड गूंजना। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इको। तो बेटा सेम साउंड बेटा रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है। ये प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। क्या है बेटा? ये प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये देखिए बेटा, ये रेड वाली वेव्स जो है यहाँ गई, ओके, ये रेड वाली वेव्स गई और ऑब्स्टेकल से जा करके टकराई और यहां से बेटा ये ग्रीन वाली जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्टेड साउंड के फॉर्म में वापस आ रही हैं। ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। दीज आर रिफ्लेक्टेड वेव और कॉल्ड इको। इसको हम क्या बोलते हैं? इको। अब कंटिन्यूअसली यहां से वेव जाती जाती है, अगर 2 बार अंजलि बोलेगा तो वहां से लौट के भी 2 बार ही आएगा, ठीक है ना। अगर 2 बार बोलेगा अंजलि अंजलि तो एक अंजलि के पीछे दूसरी अंजलि भी लगा रहेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सो ये कहलाता है इको। अब बेटा इको के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जरूरी होती हैं। व्हाट इज इको? रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। अच्छा, क्या होता है? इसको आप कह सकते हो मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ साउंड, है ना, मल्टीपल, एक बार नहीं कई बार, मल्टीपल, एक बार नहीं बेटा कई बार। अच्छा, कई बार का कारण क्या है? बेटा पहाड़ कोई ऐसे तो होते नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट ऐसे होते हैं। पहाड़ी एरियाज जो होते हैं बेटा, एक पहाड़, ये उसके पीछे एक बड़ा सा पहाड़, फिर एक छोटा सा पहाड़, तो बेटा साउंड वेव थोड़ी इस पे टकरा गई, थोड़ी इस पे टकरा गई, थोड़ी और बड़े वाले पे टकरा गई, तो पहली अंजलि बेटा इससे लौट के आ जाएगी, दूसरी वाली अंजलि इससे आ जाएगी और तीसरी वाली अंजलि इससे आ जाएगी। अंजलि का मतलब साउंड वेव है, यहाँ पे अंजलि नहीं आने वाली। समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे साउंड वेव जो है तीनों पहाड़ से टकरा करके, तो आपको जब इको सुनाई देता है बेटा, तो एक आवाज के बदले में एक आवाज नहीं आती है, 2-3 आवाजें आती है वहां लौट करके। आती कि नहीं आती हैं? क्योंकि अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो डेट्स वाई बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, है ना, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। समझ गए? यस। अब याद रखना बच्चों, आपको अगर इको परसिस्ट करना है तो आपके कान की एक लिमिट है बेटा, उसके पहले आपको इको सुनाई नहीं देगा। टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड एटलीस्ट 0.1 सेकेंड बेटा। अगर आपको इको क्लियरली सुनना है तो जाने वाले साउंड और आने वाले साउंड का जो टाइम गैप है वो बेटा 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा होना चाहिए। मतलब कितना? 0.1 सेकेंड। समझ में आ गया? तभी आपको क्लियर इको सुनाई देगा, ठीक है ना। अब 0.1 सेकेंड, 0.1
सेकंड का टाइम गैप होना चाहिए। अब चलिए मैं देख लेता हूं, डिस्टेंस निकाल लेता हूं इको के लिए कि इको के लिए कितनी डिस्टेंस बेटा हमारे लिए काम करेगी। चलिए इको के लिए मैं डिस्टेंस निकाले देता हूं। तो आपने देखा कि साउंड वेव के जाने और साउंड वेव के आने का जो टाइम है बेटा वो कितने सेकंड है? 0.1 सेकंड। मतलब यहां से साउंड वेव गई और वापस साउंड वेव आ गई, इतने में 0.1 सेकंड लगना चाहिए। बोलिए हाँ, यस और नो। तो अब देखिए बेटा, ये डिस्टेंस x है और लौट करके भी आ गई, तो कितना x। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा साउंड वेव की स्पीड अपन ने कितनी पढ़ी है? 344 मीटर पर सेकंड, यस और नो। 344 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस निकालना है। और बेटा यहाँ पे जो स्पीड, डिस्टेंस को मैंने 2x मान लिया है यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है? 0.1। तो बेटा यहाँ से ये चला जाएगा 344 इंटू मीटर पर सेकेंड है, 344 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 0.1 इक्वल टू कितना? 2x। बेटा इसको ब्रेक कर दो बेटा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, है ना। 34.4, इसको पहले 344 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मीटर, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा? केवल x, और नीचे क्या बचेगा? 10। ठीक है बच्चों, तो 344 को कितना काटो? 172। तो बेटा आंसर x इक्वल टू कितना आ गया? 17.2 मीटर। मतलब बेटा कम से कम डिस्टेंस 17.5 मीटर होनी चाहिए, तब इको क्रिएट होगा। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 17.5 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, तब आपका इको क्रिएट होगा। अगर इससे कम डिस्टेंस होगी तो इको क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि साउंड वेव पहले ही लौट आएगी। समझ में आ गया? इतना गैप होना चाहिए। तो 17.5 मीटर, जैसे इस कमरे में जहां आप बैठे हुए हो, मुश्किल से दो दीवारों के बीच की दूरी जो है 3 मीटर भी नहीं है। समझ रहे हो ना? 3 से 4 मीटर है। तो बेटा इतने कम कमरे में, इतने कम स्पेस में कभी इको क्रिएट नहीं होगा। बट बेटा आप एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में चले जाओ जो खाली हो, जो क्या हो? खाली हो, वहां पर आप चिल्लाओगे तो आपकी साउंड आपको लौट करके आएगी, और वहां पर पे इको क्रिएट होगा। क्लियर बच्चों? यस। अब आइए बात करते हैं रिवर्ब्रेशन की। अब इको हो गया बेटा, इको तो आपने सुना ही होगा। अब रिवर्ब्रेशन बेटा, रिवर्ब्रेशन का मतलब बेटा आवाज का, हिंदी में इसको बोलते हैं घुंघुआना। घुंघुआना नहीं, गूंजना अलग है बेटा, ये आवाज का घुंघुआना है। अब आवाज का घुंघुआना क्या है बेटा? अगर आपके स्कूल में कोई खाली छोटा कमरा हो, बिल्कुल खाली हो एकदम, या आपके घर में जब पुताई होती है, जब आपके घर में कभी व्हाइट वॉशिंग होती है बेटा, तो आपके कमरे को, पूरे घर को, किसी कमरे को खाली कर दिया जाता है, और उस समय आप उस कमरे में जाइए और आप बोलिए, तो आपने देखा होगा एक साउंड आता है, लौट करके वापस आता है आपके पास में, आता है कि नहीं आता है? और अगर आप उसमें डीजे बजा दो या कोई गाना बजा दो बेटा, आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं देगा कि बज क्या रहा है, समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। समझ में आ गया? मैं उसी कमरे की बात कर रहा हूं जिसमें आपकी व्हाइट वॉशिंग हो रही है। अगर दो लोग आ जाते हैं उसमें कमरे में व्हाइट वॉशिंग में बात करते हुए, दो पोतने वाले, तो अगर वो दोनों एक साथ में बात करें तो उनकी आवाज जो लौट के आएगी वो एक दूसरे को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की आवाज जो है वो क्या हो रही है बेटा? रिवर्बरेटेड हो रही है। मतलब दोनों की आवाज एक दूसरे में मिक्स हो रही है। आइए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इज क्रिएटेड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इकोज। सुपरपोजिशन ऑफ इकोज, देखो बेटा सुपरपोजिशन ऑफ इकोज का मतलब, ये भाई साहब ने कुछ बोला, इन्होंने इन्होंने कुछ बोला, ये साउंड यहां गया, ऊपर वाली दीवार से टकराया, ये देखिए लौट रहा था। तभी इनका दूसरा साउंड बेटा जो यहां से जा रहा था, ये दोनों लड़ गए आपस में। ये इनका भी ओरिजिनल साउंड है, ये इनका ओरिजिनल साउंड है, और ये दीवार से टकरा करके लौटा हुआ। बोलो हाँ जी। और एक और साउंड यहाँ पीछे वाली दीवार से टकराया और फिर ये लौट करके आ गया, तो ये भी यहाँ पर लड़ पड़ा। बोलो क्लियर? अब ये सारे साउंड आपस में क्या हो रहे हैं? लड़ रहे हैं। बोलो यस की नो? सारे साउंड आपस में लड़ रहे हैं। इनके लड़ने का कारण ये है क्योंकि इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्शन के बीच की, वो 17.5 मीटर नहीं है। बोलो यस और नो?
मतलब यहाँ पर जो इनके साउंड जो है वो जो लौट करके आ रहा है वो 0.1 सेकेंड से भी कम में लौट करके आ रहा है। तो इसलिए उनका क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से टकराते जा रही है साउंड वेव। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव। क्लियर हो गया? हाँ। सो क्रिएटेड बाय सुपरपोजिशन ऑफ इकोज, बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्टेड वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इको। इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो साउंड आपको परसिस्ट होता है वो रिवर्बरेशन होता है। रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस द लिसनर लेस देन 0.1 सेकेंड आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। मतलब डायरेक्ट साउंड के 0.1 सेकेंड के पहले ही वो आपके कानों तक आ जाता है। समझ में आ गया? और हमारे कान की जो दम है बेटा, दो साउंड को डिफर कर पाने की, वो कितनी है? 0.1 सेकेंड। कितनी है? हाँ, मतलब हमारा जो कान है वो 0.1 सेकेंड से कम उसको टाइम दोगे तो फटाक से वो डिफर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं बेटा परसिस्टेंस टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कैमरे से अपने फोटो खींची, खचाक। अब एक फोटो के बाद आप अगर कैमरे में फट से बटन उसको दबाते भी हो तो वो काम नहीं करता। अरे भैया पहले फोटो खींची है, उसको स्टोर कर लेने दो, गैलरी में चले जान दो, फिर उसके बाद कैमरा फिर से रिफ्रेश होता, फिर दूसरा बटन। बोलो हाँ है ना? ये थोड़ी ना कि लेके कैमरा चटकाए पड़े, खचर 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 पड़े पड़े वो फोटो खींचते जाएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ठीक है ना? फिर उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी या हाइब्रिड कैमरे जो होते होंगे, बनाए जाते होंगे, उनसे पॉसिबल है कि बिल्कुल एक बार में ही 10-10 शॉट फोटो ले लीजिए। हाँ ठीक। हाँ ठीक है, मल्टीपल शॉट एक अलग चीज हो गई, मगर बार बार अगर उसको आप टैप करोगे तो फिर भी टाइम लेता है। समझ गए ना? अब वो डिपेंड करता है कि फिर आपके कैमरे की मेमोरी वगैरह कितनी रखी गई है, उस पर डिपेंड करता है। बनाई तो चीजें जा सकती हैं, मगर भैया हमारी तो आंख जो है और जो हमारे कान है बेटा, वो तो भगवान के बनाए हुए, उनमें तो हम कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उनकी भी एक बेटा एबिलिटी है कि वो इतने कम समय के साउंड को परसिस्ट कर सकते हैं, उससे कम में आने वाले साउंड को वो डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। सो बेटा 0.1 सेकेंड का डिफरेंस रखा गया है। अगर उसके बाद कोई साउंड आएगा तो हमारा कान परसीव कर लेगा, साफ साफ बात को। अगर उसके पहले आ गया तो हमारा कान परसीव नहीं कर पाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड, so reflected sound reaches the listener less than 0.1 second after the direct sound। चलिए बच्चों अब मजे की बात करते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग। बहुत अच्छी बात है बेटा। जो ऑडियोबल साउंड है ना, जो हम लोग सुन सकते हैं, ऑडियोबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडियोबल साउंड, ऑडियोबल साउंड, बिल्कुल सही बच्चों। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन। भाई मुश्किल है, मच्छर कर सकता 500, कल बताया था। हमारी उंगली एक सेकंड में 20 बार भी आगे पीछे हो नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा एक दो बार कर लोगे। समझ गए ना? 20 बार नहीं कर पाओगे, एक सेकंड होता ही कितना है? कितना ही होता है एक सेकंड। इन दो चुटकियों के बीच का गैप बेटा एक सेकंड है। अब इसमें आप 20 बार से ज्यादा नहीं, 20 बार क्या, 2-3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हो। मगर मान लो बेटा ये एक सेकंड है इतना, दिस इज 1 सेकंड। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज मतलब मिनिमम जो हमको सुनाई देने वाली फ्रिक्वेंसी है वो बेटा 20 हर्ट्ज है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लियो भाई साहब बाहर चला गया। ये बेटा बस 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 बेटा, ये मिनिमम इतनी फ्रिक्वेंसी होगी बेटा, तो ये साउंड वेव आपके कानों तक पहुंचेगी। और ये भी बता दूं मैं आपको कि 20 हर्ट्ज और बेटा जो कम फ्रिक्वेंसी होती है, हम लोग एडल्ट लोग नहीं सुन सकते, बड़े बच्चे नहीं सुन सकते हैं, छोटे बच्चे इसको सुन लेते हैं। जो पैदा होते हैं बेटा वो बच्चे सुन लेते हैं, क्योंकि उनके पर्दे वगैरह बेटा इतनी कम फ्रिक्वेंसी को डिक्टेट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के वाइब्रेशन, बिल्कुल नन्हे से वाइब्रेशन है। समझ गए? और जैसे जैसे बेटा हम लोग ओल्ड होते जाएंगे, हमारे कान के जो पर्दे वगैरह है ना वो टाइट होते जाएंगे, रिजिड होते जाएंगे बेटा। और हम हमारी सुनने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। समझ गए? फिर बाद में बूढ़े हो जाते हैं तो छोटे वाले भैया ने कहा दादा दादा खाना खा लो, दादा बोले अरे गाना गाएं क्या?
फिर दादा बोलते हैं, अरे गाना काहे गाएं, अरे खाना बोल रहे हैं भाई, गाना नहीं बोल रहे हैं। बोलो दिक्कत होती कि नहीं होती है सियाने में? होती कि नहीं होती है? तो वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बेटा वो क्लियर रिजिड हो जाते हैं पर्दे कान के। क्यों भैया, समझ में आया? तो ये भाई, तो देखो बच्चों, रेंज ऑफ हियरिंग की मैं बात कर रहा था। तो रेंज ऑफ हियरिंग बेटा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज। अब भैया 20,000 हर्ट्ज का मतलब 20,000 वाइब्रेशन इन हाउ मच सेकेंड? 1 सेकेंड। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है बेटा। 1 सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है ये बेटा। इसके पहले भी रेंज है 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज। बेटा इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंफ्रासोनिक। बेटा ये बहुत लूज फ्रिक्वेंसी होती हैं, और ये बेटा जानवरों को सुनाई देती हैं, कुछ स्पेशल जानवर जैसे हाथी, ठीक है, आगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। बेटा ये सोनिक होती हैं। क्या होती हैं? सोनिक। क्या होती हैं? सोनिक। सोनिक यानी सुनी जाने वाली। एंड देन बेटा अबव देन 20 किलो हर्ट्ज, ये क्या होती है बेटा? अल्ट्रासोनिक। क्या होती है बेटा? अल्ट्रासोनिक। बेटा ये जो भूकंप आता है ना, इसी फ्रिक्वेंसी पे आता है, इसीलिए कुत्ते पहले सुन लेते हैं। समझ में आ गया? जो डॉग होते हैं, क्या होते हैं? कुत्ता मिटा देता हूँ या डॉग्स लिख देता हूँ, ठीक है ना? डॉग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो बच्चों क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का। देखिए बेटा, इंफ्रासोनिक तरंगे जो होती हैं बिलो 20 हर्ट्ज, कौन कौन सुन पा रहा है? हाथी, और ये है कि आप कबूतर है, पिजन है, और ये अपना जिराफ है। और ये देखो भाई, ये अपनी सोनिक वेव्स हैं। कौन सी हैं ये? सोनिक वेव या ऑडियोबल वेव, दोनों मेल फीमेल दोनों सुन सकते हैं। देन बेटा इसके बाद में हमारी होती है कौन सी? अल्ट्रासोनिक। कौन कौन सुन पा रहे हैं? बैट्स। बेटा बैट्स सोनिक अल्ट्रासोनिक सुनते नहीं है। बैट्स बेटा अल्ट्रासोनिक वेव क्या होते हैं अपने निकालते हैं, समझ गए ना? और उसी से अपने आप को वो क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं, उसी से चलते हैं वो। समझ गए ना? यस। सो बैट हो गया, डॉल्फिन हो गई, और कुत्ते जो हो गए, ये हो गया बेटा। हाँ डॉल्फिन, ये मछली दिख रही ना बेटा आपको? हाँ डॉल्फिन है यार, ठीक है। चलिए, अब बच्चों देखो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, हाँ बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज एक बहुत अच्छी टेक्निक के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। क्या होता है बेटा? अल्ट्रासाउंड टेक्निक के लिए बेटा डॉली इसका यूज होता है। अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज हुआ करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड बेटा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल साउंड है। समझ गए? जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं अगर इसके सिर पे ऐसे ऐसे करूं तो ज्यादा दर्द नहीं होगा, बट मैं इसका वाइब्रेशन अगर बढ़ाते जाऊं तो बहुत जोर से लगेगा ये। और इसका वाइब्रेशन अगर मैं 20,000 के ऊपर कर दूं, तब इसकी हालत ये आ जाएगी कि ये जो गैप बीच में क्रिएट हो रहा है, वो गैप क्रिएट होना लगभग क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। राइट? तो ये कंटिन्यूअसली इस पे अटैक करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा दम आ जाती है, उसकी एनर्जी बहुत होती है। तो बेटा इसका यूज करके ये देखो बेटा, ये किडनी के अंदर ये स्टोन फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, ये दिख रहा है किडनी के अंदर का स्टोन? ये किडनी के अंदर स्टोन फंसा हुआ है, पथरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पथरी। तो बेटा ये ब्रेकिंग किडनी स्टोन। तो क्या होता है बेटा, यहां से एक 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 लेजर पॉइंटर लिया जाता है बेटा, और उस लेजर पॉइंटर से बेटा हाई हाई फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो वेव, मतलब यही वाली बेटा अल्ट्रासोनिक वेव भेजी जाती हैं। और ये हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव बेटा, ये कैल्शियम के पत्थर होते हैं, पतले पतले मुलायम मुलायम, और ये इसको क्या कर देता है बेटा? तोड़ देता है। क्या कर देता है बेटा? इसको तोड़ देता है। समझ में आ गया ना? जब आपका कान का पर्दा फट सकता है बहुत तेज साउंड से, तो बेटा इसकी हाई फ्रिक्वेंसी से इसको क्या करता है? वाइब्रेट करके तोड़ देता है, और फिर ये निकल जाती है। दूसरा बेटा देखो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक क्रैक डिटेक्शन। बेटा ये क्रैक डिटेक्शन करने के लिए, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनती है उनके बेटा क्रैक डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है, और देखा जाता है, क्योंकि क्रैक में जो वेव जाएगी वो थोड़ी देर बाद लौटेगी, और स्मूथ से जल्दी लौट करके आ जाएगी। तो जहां पे क्रैक होगा वेव क्या लौटेगी? थोड़ी देर बाद। तो समझ में आ जाएगा इरेगुलर। हाँ, क्रैक 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 यानी दरार, दरार। ओके। नेक्स्ट बच्चों, साउंड नेविगेशन, सोनार के लिए भी इसका यूज किया जाता है, साउंड नेविगेशन के लिए। तो साउंड में क्या करता है बेटा, जैसे गहराई नापी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो है अपने पास में ये जो शिप है बेटा, ये यहाँ से एक सिग्नल छोड़ेगा, और ये सिग्नल बेटा यह जाएगा और फिर टकरा करके बेटा वापस आएगा।
राइट। तो बेटा इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है बेटा एब्जॉर्ब नहीं होती है, प्योरली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये बेटा जा करके वापस इससे टकरा करके आ जाएगा और शिप पता कर लेगा कि हमारे गहराई कितनी है, या मेरे नीचे कोई चट्टान तो नहीं आ गई है, मेरे सामने कोई चट्टान तो नहीं आ गई है, मेरे सामने कोई बर्फ का बहुत बड़ा आइलैंड तो नहीं आ गया मैं जाके टकरा जाऊं। देन ये बेटा ये तो बहुत कॉमन टेक्निक है ना, अल्ट्रासोनिक क्रैक, ये सॉरी अल्ट्रासोनोग्राफी बेटा बात कर रहे हैं इस पे। तो बेटा देखो ये मदर के वॉर्म में जो बेबी होता है उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए, तो है ना, तो इसकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। ओके सो गाइज यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा इस तरीके से फिनिश हो जाता है। दिस इज कंप्लीट साउंड चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय।